बोलो सूरज। सर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला ऑर्बिटल है ना, हाँ, उसका नोडल प्लेन्स क्या होंगे? उसके नोडल प्लेन्स बताएंगे अभी। उसके नोडल प्लेन्स आएंगे क्या कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर बनेंगे। तो एक अच्छी बात है, चलो इस पे थोड़ा अभी कर लेते हैं काम। मैंने आपको बोला था कि एक फंक्शन है ना, वो मैं एक बुक से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो वो फंक्शंस थोड़ा सा उसकी ग्लिम्स दे देता हूँ, है ना, राइट। तो उससे थोड़ा और आइडिया लग जाएगा, फिर नोडल प्लेन की बात हो जाएगी। लेकिन अभी तक हमने ये पढ़ रखा है ना, नंबर ऑफ नोडल प्लेन कितने होंगे, या स्फेरिकल नोड कितने होंगे, नोडल सर्फेसिस कितनी होंगी, या फिर यू कैन से एंगुलर नोड कितने होंगे एंड स्फेरिकल नोड कितने होंगे। ये दोनों बातें ये पढ़ ली है ना। एक स्फेरिकल नोड है n-l-1, एंगुलर नोड है l। याद रखना है, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नंबर ऑफ नोड्स का। अब चलो चलते हैं आगे। आप लोग एक्सरसाइज भी सॉल्व करते रहना, मैं उसका सॉल्यूशन मैंने शायद भेजा है क्या आप लोगों को, एटॉमिक स्ट्रक्चर की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। यस सर। है ना, उसको सॉल्व करके कर लेना। एक क्लास अभी रखेंगे, आज या कल में ये खत्म हो जाएगा। तो एक क्लास रखेंगे जिसमें हम डिस्कशन करेंगे, भाई जो भी डाउट है एटॉमिक स्ट्रक्चर के, सारे डाउट, पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, ठीक है। जेई मेन, गेटिक, विंडोज टू IIT, जेई मेन, जितना भी हो सकता है। आप टाइम बता देना, एक वीक का टाइम और दे देता हूँ मैं, है ना। अभी नहीं रखेंगे डिस्कशन, एक वीक और ले लेते हैं। लेकिन एक वीक के बाद पूरा मैं डिस्कशन करूंगा कि जो जो डाउट नहीं आए हैं, जो जो क्वेश्चंस नहीं आए हैं, उनके उनको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे, है ना, कि देखो होता क्या है। तो मैं एक यहाँ पे लिख लेता हूँ, एंगुलर पार्ट साई थीटा फाई, ठीक है, एंड रेडियल पार्ट साई आर, ठीक है। इसके लिए देखो दे रखा है फॉर 1s, या फिर फॉर s ऑर्बिटल, s सब ऑर्बिटल है। ये वैल्यू दे रखी है 1/4 पाई की पावर 1/2, ठीक है। एंड यहाँ पे दे रखा है फॉर 1s ऑर्बिटल 2z/a0 की पावर 3/2 e की पावर -σ/2, ठीक है। ये दे रखा है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं 1s के लिए वैल्यूज। तो थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। फिर है लेट्स से फॉर 2s, और लेट्स से ना 1s, लेट्स से फॉर 2s। तो 2s के लिए जो एंगुलर पार्ट है, s तो सेम ही है ना, मतलब जैसा दिख रहा है स्फेरिकल है तो स्फेरिकल ही है। तो एंगुलर पार्ट सेम रहेगा सारे s के लिए, चाहे वो 1s हो, 2s हो, 3s हो, 4s हो। क्या चेंज करेगा, रेडियल पार्ट। और 2s के लिए क्या दे रखा होता है, 1/2√2 z/a0 की पावर 3/2 2 माइनस सिग्मा ईस्ट टू पावर -σ/2, ठीक है। अब इन दोनों में आपको क्या चीजें समझ में आ रही है। एस ऑर्बिटल के लिए देखो, यहाँ पे एंगुलर नोड कोई नहीं होगा, देयर इज नो एंगुलर नोड, मतलब ऐसा कोई भी प्लेन नहीं है जहाँ पे, है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो। तो इसीलिए वो आ रहा है स्फेरिकल, हर प्लेन में हर तरफ वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आ रहा है स्फेरिकल, ठीक है। तो 1s हो चाहे 2s हो चाहे 3s हो, सब स्फेरिकल ही रहेंगे। लेकिन इनमें स्फेरिकल होने के साथ साथ क्या होगा, इनमें स्फेरिकल होने के साथ साथ नोडल प्लेन आएंगे विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। देखो अगर मान लो ये 1s है, अच्छा ये आपका न्यूक्लियस है और ये 1s है, ठीक है। तो 2s क्या होगा, राइट, थोड़ी थोड़े डिस्टेंस पे एक नोडल प्लेन होगा, है ना। ये 1s हो गया, 1s बनाते हैं। और 2s कैसा होगा,
2s में क्या है, एक नोडल प्लेन आ रहा है ना। सिग्मा की एक वैल्यू के लिए ये वैल्यू, पूरी वैल्यू 0 हो सकती है। सिग्मा की वो वैल्यू क्या होगी, 2। और सिग्मा क्या होता है मैं बता चुका हूँ, 2ZR/NA0, उससे R की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू 2 के लिए ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब एक नोड आएगा इसमें, है ना। ये 1s हो गया। 2s कैसा दिखेगा, 2s ऐसा दिखेगा कि उसमें एक नोड, फिर ऐसा, तो बीच में एक नोड दिखेगा। कहाँ देखा था हमने, आपको मैंने शेप ऑफ ऑर्बिटल्स समझाए थे, ठीक है। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, एक मिनट उसको ओपन कर लेते हैं तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये n = 1 है, फिर यहाँ n = 2 दिख नहीं रहा है, बहुत छोटा बनाया, तो यहाँ देख लेते हैं। इसमें ये देखो अंदर दिख रहा है, कलर चेंज किया है, इसका मतलब क्या है, इनके बीच में यहाँ पे नोड्स हैं। समझ में आ रहा है ये बात, इनके बीच में यहाँ पे बीच में नोड्स हैं, ये दिख रहा है। भाई आवाज बंद कर लो नोमान, सब लोग अपनी अपनी आवाज, मैं सबको ही म्यूट कर देता हूँ, ठीक है। चलो, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे दिख नहीं रहा था, ये छोटा है बहुत इसलिए, लेकिन बड़े में आप देख सकते हो, है ना, कैसे ये अलग अलग लेयर उन्होंने कलर के हिसाब से दे रखी है। तो बस यहाँ पे भी यही हो रहा है। अब ये हम 2 डायमेंशन में दिखा रहे हैं, इसलिए आपको इमेजिन करना पड़ेगा, एक स्फीयर है, ठीक है, और उस स्फीयर के थोड़ा आगे फिर एक नोडल, लेट्स से प्लेन नोडल सरफेस है, और फिर उसके बाद फिर से स्फीयर है ऐसे, तो बीच में एक नोड, ये नोडल सरफेस आ गई। समझ में आ रहा है, यस नो। ठीक है, चलते हैं आगे। मान लो हमने 2p ले लिया, और 2px, 2px के लिए जो ये फंक्शन है, ये क्या दे रखा है, 3/4 पाई की पावर 1/2 साइन थीटा कॉस फाई, ये दे रखा हुआ है। एंड आर क्या दे रखा है, मतलब ये तो साइन थीटा फाई हो गया, और ये दे रखा है साई आर दे रखा है। वन अपॉन 2√6 Z/A0 3/2 सिग्मा e⁻ सिग्मा y2। सो यू कैन सी कि इस फंक्शन में ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है ना, ये पार्ट 0 होगा नहीं, सिग्मा वाला पार्ट ये 0 होगा नहीं, है ना। r = 0 के लिए तो ऑलरेडी न्यूक्लियस है ही, है ना, इसके अलावा न्यूक्लियस के अलावा और कहीं 0 होगा नहीं, ये 0 होगा नहीं, तो इसमें क्या होगा, नो नोडल सरफेस। इस फंक्शन से देख सकते हो आप। अब बताओ, क्या इसमें एंगुलर नोड भी नहीं होगा, तो एंगुलर नोड होगा कब, ये 0 हो सकता है, तो इफ साइन थीटा इज 0 तो 0 हो जाएगा। साइन थीटा 0, इसका मतलब क्या होगा, थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 0 डिग्री, ठीक है। और क्या हो सकता है, इफ cos फाई इज 0, और फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी जब, है ना, फाई की वैल्यू cos फाई कब 0 होगा, जब फाई की वैल्यू π/2, ठीक है। तो ये दो बातें आ गई। अब साइन थीटा की वैल्यू 0 का मतलब क्या है, तो हम ये लिख लेते हैं, ये थीटा एंगल था फ्रॉम द z एक्सिस, और ये फाई एंगल था फ्रॉम x एक्सिस। तो लेट्स सी, थीटा की वैल्यू 0, इसका मतलब है z एक्सिस, फाई की वैल्यू π/2, इसका मतलब y एक्सिस। तो z एक्सिस और y एक्सिस से मिलके कौन सा प्लेन बनेगा, yz प्लेन बनेगा। तो हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस से पास होता हुआ अलोंग द लेट्स से z एक्सिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगी, अलोंग द लेट्स से x एक्सिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगी, और अगर वो न्यूक्लियस से पास हो रहा है ना, तो अलोंग द z एक्सिस सॉरी yz एक्सिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगी, है ना। px के लिए
नोडल प्लेन कौन सा आया? हेंस नोडल प्लेन इज वाई जेड। इतनी बात नहीं समझ में आई हो तो बताओ भाई। क्या नहीं समझा इसमें? सूरज क्या नहीं समझा इसमें बेटा? एंगल थीटा और फाई है ना, साइन थीटा की वैल्यू 0 कब होती है? अभी ले रहे हैं डाउट। हाँ सर सर साय कैसे आया वो नहीं समझा। अरे cos फाई की वैल्यू क्या होती है? 0 कब होती है? 90। तो क्या है इसमें, दिक्कत क्या है? तो सर आपने ये साय ये जो बना रहे हो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। हाँ ये हमने बताया है ना, थीटा एंड फाई का मतलब क्या है? फाई फाई है वो। तो सर नोडल प्लेन वाईजेड कैसे आया। अरे भाई, सारे जगह पे नोडल प्लेन वाई जेड नहीं, जो अलोंग द लेट्स जी ये है, दिखता कैसे है? सर वो दिखता कैसे है एंगुलर हाँ नोड। देख भी लेते हैं। कैसे दिखता है? मान लो ये आप, वो डंबल चिप के बीच का जो रहता है वो ये वाला। देखो, अभी मेरी बात यहाँ सुनो। ये कैसा है? ऐसा है ना डंबल। हाँ अगर ये एक्स एक्सिस है तो अलोंग द एक्स एक्स एक्सिस जो है ना, लोब्स होंगे। डंबल है। तो ये हाँ वाला जो, ये जो ओरिजिन से पास हो रहा है वाई एंड जेड, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? 0। अगर मैं मान लो ऐसे बनाऊं, है ना, ताकि दिखे आसानी से, ऐसे है ये अलोंग द एक्स एक्सिस है, तो ये वाला प्लेन जो इसको काट रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? 0 ना। हाँ बस यही हो गया। सर वहाँ पे वो न्यूक्लियस है ना। यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, यस, बीच में न्यूक्लियस ओरिजिन है, ठीक है। सर तो ये मतलब ये केस में बस न्यूक्लियस के इधर ही रह सकता है। कि पे नहीं रहेगा, मतलब ये नोडल प्लेन होगा, है ना, ये लोब्स बता रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। सर ये नोड रहेगा मतलब ना वहाँ पे। हाँ ये नोड नोड रहेगा, यस। हाँ तो उसके लिए नोडल प्लेन आ गया, समझ में आया ये भाई सूरज? ठीक है, चलो। तो ऐसे ही आप अलग अलग के लिए देख लोगे तो इसमें ट्रिक क्या है, मतलब ट्रिक याद रख लो, ठीक है। एक्स है तो वाई जेड ना, एक्स यहाँ है तो वाई जेड, वाई होगा तो, वाई होगा तो पी वाई है, पी वाई ड्रॉ कर लो, लेट्स से पी वाई यहाँ पे होगा, पी वाई है ना, थिंक। तो जेड एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग इसको काटने का जो एक्स है ना, तो एक्स जेड पी वाई होगा तो एक्स जेड इज गोइंग टू बी नोडल प्लेन, समझ में आ रही है बात? एक्स जेड। और पी जेड होगा तो, पी जेड होगा तो एक्स वाई, ठीक है। एक एक नोडल प्लेन आना है, राइट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पी एक्स के लिए वाई जेड, पी वाई के लिए एक्स जेड, पी जेड के लिए एक्स वाई। ठीक है, ये समरी भी लिख सकते हो, ठीक है। अब लेट्स से थोड़ा डी समझ लेते हैं, लेट्स से डी में थोड़ा ऐसे ही बस अलग अलग, और लेट्स से 3d जेड स्क्वायर समझते हैं, जेड स्क्वायर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ बोलो श्रेयस मात्रे। सर इसमें रेडियल जो रहेगा नोड वो रहेगा ही नहीं क्या पी इसमें नहीं और 2p डी। में नहीं रहेगा, 3p में रहेगा, 2p में नहीं रहेगा, 3p में रहेगा। अरे अच्छा भाई हाँ n वो माइनस एन डायग्राम में माइनस था वन टू जो वाला रेड से भी वाला। देख लो ना, ये है हाँ रेडियल नंबर ऑफ रेडियल नोड। 2p के हाँ लिए n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1, -1 0। 3p के लिए 3 -1 तो 1 आ गया, हाँ तो एक आएगा। 3 में रहेगा। हम्म, वो मैंने यहाँ दिखाया था शेप्स ऑफ ऑर्बिटल में, है ना, हाँ ये सर देखो। वैसा थोड़ा सा हाँ ये ऊपर देखो, जा ये रहा है 2p है, मशरूम ये टाइप। देखो इसके है ना 3p। हाँ हाँ हाँ, हाँ सर हाँ। चले आगे। अब लेट्स से 3d, पहले हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कर लेते हैं, फिर 3d जेड स्क्वायर बताएंगे। 3d एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसमें क्या है, फंक्शन क्या दे रखा है, 15/4 पाई,
ठीक है, की पावर 1/2 एंड साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 फाई, ये दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है। और लेट्स से अगर यहाँ पे d3d लिखेंगे तो वो ऐसा दे रखा है 1/9√30 z/a0 की पावर 3/2 सिग्मा स्क्वायर इज टू पावर माइनस सिग्मा बाई 2। तो 3D में नो रेडियल नोड है ना, नो रेडियल नोड। कैसे? आप n-l-1 से भी देख सकते हैं। n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2, d के लिए l की वैल्यू 2, -1 तो 0 आ गया। ठीक है, n-l-1 से। यहाँ पे भी फंक्शन से देख सकते हैं कि सिग्मा की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जिसके लिए ये 0 होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसमें कितने आएंगे नोड, है ना, l के बराबर आएंगे, 2 नोड आएंगे। तो देखते हैं कैसे। ये 0 हो सकता है साइन स्क्वायर थीटा, जब थीटा की वैल्यू 0 होगी, है ना। साइन थीटा 0 तो साइन स्क्वायर थीटा 0, है ना। आइदर ये पार्ट 0 हो सकता है और ये पार्ट 0 हो सकता है, तो अब ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। तो वही देख रहे हैं, साइन थीटा की वैल्यू 0, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री। ठीक है, cos 2 फाई 0 हो जाएगा। तो 2 फाई किसके बराबर होना चाहिए, π/2 के बराबर होना चाहिए। तो फाई किसके बराबर होगा, π/4 मतलब 45 डिग्री, राइट। ठीक है, तो अब ये दो वैल्यू निकल गई। अब देख लेते हैं इससे क्या हुआ। इससे तो हमें मिला z एक्सिस, थीटा की वैल्यू 0, तो मतलब है z एक्सिस, है ना। थीटा इज द एंगल फ्रॉम z एक्सिस, थीटा की वैल्यू 0 का मतलब z एक्सिस। इससे क्या मिला, फाई की वैल्यू 45 डिग्री। इसका मतलब क्या है, एक्सियल बाइसेक्टर है ये, एक्सियल बाइसेक्टर ऑफ x एंड y। ये तो इमेजिन करो, अब मैं dn(x, y) लिख रहा हूँ, dx² माइनस वाई स्क्वायर। तो dx² माइनस वाई स्क्वायर कैसे दिखता है, लेट्स से अगर हम 3 डायमेंशन में देखें, ये z है, ये y है ना, ये x है। तो वो था एक्सेल dx² माइनस वाई स्क्वायर अलोंग द लोब्स, उसके ऑर्बिटल थे, तो अलोंग द लोब्स। ठीक है, ऐसा कुछ, राइट। तो इसमें जो नोडल प्लेन आएगा वो कौन सा आएगा, जो एक्स वाई को काटे 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, है ना, ऐसे, है ना। तो ये मतलब ये हो सकता है कि ये π/2 हो सकता है और ये क्या हो सकता है 3π/2 भी हो सकता है ना। इससे दो एंगल आ रहे हैं 45 डिग्री अगर आप एंगल के हिसाब से देखोगे, या फिर है ना π/4 और 3π/4, तो ये दो एंगल आ गए, राइट। ये इस एंगल को ऐसे ड्रॉ करने की जगह हम एक्स वाई अभी ऐसे ले रहे हैं ताकि आसान रहे, है ना। मान लो ये एक्स है, ये वाई है, तो इसके लोब्स कैसे दिखेंगे, अलोंग द वाई एक्सिस, अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, और इसमें नोडल प्लेन क्या आएगा, है ना, ये 45 डिग्री हो गया, ये 135 डिग्री हो गया, है ना। अगर यहाँ से ले रहे हैं 45, ये 135 डिग्री, तो ये दो नोडल प्लेन हो गए। ये कैसे हैं दो नोडल प्लेन, अलोंग द जेड एक्सिस ऐसे जा रहे हैं, है ना। समझ में आया, एक्सियल बाइसेक्टर नोडल प्लेन, है ना। ये क्या हो गए, नोडल प्लेन। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? सर दूसरे वाले को हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना, एक्स डैश और वाई का बाइसेक्टर। एक्स डैश क्यों, डैश का मतलब क्या है? सर मतलब नेगेटिव वाले एक्स का। हाँ मतलब ऑब्वियसली ये बाइसेक्टर हो रहा है तो दोनों का होगा ना, एक्स वाई का भी होगा, इधर का भी होगा। तो ये दो नोडल प्लेन आ गए। ठीक है, तो अब ऐसे ही हम बात कर लेते हैं, ऐसे आपके हर जगह नोडल प्लेन आ जाएंगे थीटा और फाई की वैल्यू को लेके, राइट। बात कर लेते हैं
3dz स्क्वायर की, थोड़ा सा अलग है क्योंकि उसमें रिंग भी आती है ना 3dz स्क्वायर में। तो इसके लिए फाई का वैल्यू क्या है, फाई थीटा वाई, साई थीटा फाई सॉरी, साई थीटा फाई का वैल्यू दे रखा है 5/16 पाई की पावर 1/2 एंड 3 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, 3 cos स्क्वायर थीटा -1 ये दे रखा है, बाकी तो 3D की वैल्यू आपको बताइए, ये वैल्यू देखनी है। तो ये कब जीरो होगा, फाई थीटा वाई कब जीरो होगा, इफ 3 cos स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3 और cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√3 एंड -1/√3। तो दो एंगल आएंगे, जो भी है इनसे दो एंगल आएंगे, है ना, 1/√3 एंड -1/√3। ये दोनों एंगल किससे होंगे, फ्रॉम z एक्सिस, किससे होंगे, z एक्सिस से होंगे। इतनी आज समझ आ रही है, कोई डाउट? ठीक है, अब z एक्सिस कौन सी है, ये है। तो z एक्सिस से अगर मैंने एक एंगल बोला लेट्स से 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के हिसाब से कोनिकल ऐसे ऐसा बन जाएगा कि नहीं, 30 डिग्री, मान लो ये z एक्सिस है, इससे मैंने 30 डिग्री ऐसा बोला है ना, 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, इससे कोनिकल बनेगा कि नहीं, बताओ। ऐसे 30 डिग्री ये है, 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री, ऐसे घुमा दो चारों तरफ। ठीक है, तो ऐसे जो भी ये थीटा की वैल्यू आएगी उसके हिसाब से, है ना, यहाँ पे कोनिकल नोड ये बनेगा। तो यहाँ पे होता क्या है, तो कोनिकल सरफेस भी बोलते हैं, मतलब इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक ऐसा आया, ये वाली कोनिकल सरफेस है, ये हो गया थीटा, लेट्स से थीटा इन पॉजिटिव, लेट्स से cos थीटा नेगेटिव कब होगा, जब 90 डिग्री से ज्यादा होगा। तो 90 डिग्री से ज्यादा होने पे एक नीचे भी ऐसा आएगा, है ना। जब यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3, राइट, जैसे हमने यहाँ पे बोला था, है ना, ये मान लो 30 डिग्री था, तो ये एक एंगल ऐसा भी आएगा, फिर ऐसे घुमा दो नीचे, राइट, समझ में आया। तो एक ऊपर एक नीचे, तो इसकी नोट्स कैसे बने इसके, अब मैं थोड़ा सा बना देता हूँ। ठीक है, सो ये इस सरफेस पे, पूरी सरफेस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो ये थीटा की वैल्यू हो गई, दिस थीटा, so this theta is equals to cos inverse 1/√3। और लेट्स से ये वाला थीटा इधर से ले लेना, ये वाला थीटा, ये क्या हो जाएगा cos इनवर्स -1/√3। ठीक है, तो इससे वैल्यू आ गई ऐसे। तो यहाँ पे हियर वी आर गेटिंग 2 conical surface, hence 2 angular node, but these angular nodes are surfaces, not planes. These angular nodes are conical surfaces, है ना, not planes।
ये बात याद रखनी है। जैसे इसमें कभी कभी पूछा जाता है एंगुलर नोड 2 ही है, लेकिन उसकी जगह अगर उन्होंने टर्म लिख दिया नोडल प्लेन तो 0 है ना, नोडल प्लेन नहीं है इसमें। इसमें क्या मिल रही है, कोनिकल सरफेस मिल रही है। सो वी आर गोइंग टू से एंगुलर नोड्स इज इक्वल टू 2 या फिर कोनिकल सरफेसेस इज इक्वल टू 2, है ना, रादर देन सेइंग कि यहाँ पे प्लेन जो है वो नोडल प्लेन 2 है। नोडल प्लेन नहीं बोलना है, ठीक है, ये थोड़ा याद रखना है डी जेड स्क्वायर में। समझ में आया? अब लिख लेते हैं, लेट्स से 3D कैसा दिखता है, 3D जेड स्क्वायर। 3D जेड स्क्वायर कैसा दिखता है, ये जेड है, लेट्स से ये पूरी ऐसे एक्स वाई प्लेन है ना, पूरा मैंने एक 2D में बनाया तो ये ऐसा दिखा, और इसके बीच में ऐसे ये रिंग है। तो अब यहाँ पे ये आपका ऐसे नोडल प्लेन जा रहा है, कोनिकल नोड, ठीक है, ये आपका। क्लियर है भाई? किसी को कोई डाउट? समझ में आ रहा है? इमेजिनेशन बन रही है? मजा आ रहा है? ठीक है, चलो ये तो हो गया। ये तो हो गए इनके बारे में कि कैसे दिखते हैं, कहाँ पे कैसे नोट्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें याद रखने का क्या है, इसमें याद रखने का है कि डी में 2 नोट्स होंगे। लेट्स से अगर कहीं पे लिखा है डी डी एक्स वाई, यहाँ एक्स वाई लिखा है तो उसमें 2 एंगुलर नोड कौन से हो जाएंगे, वाई जेड जेड एक्स, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। इसे 3D वाई जेड दे रखा है तो वी आर गोइंग टू से जेड एक्स एक्स वाई। ऐसे 3D लेट्स से जेड एक्स दे रखा है तो हम कहेंगे, है ना, एक्स वाई वाई जेड। एक तो ये हो गए, ये तो हमारे, है ना, आपके ये इनको बोलते हैं T2G ऑर्बिटल, तो इनके इनके नोडल प्लेन आ गए। बाकी 3D एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए, है ना, 2 नोड्स, टू लेट्स से नोडल प्लेन along angle bisector of xy axis, है ना। और 3D जेड स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, 2 कोनिकल नोड, कोनिकल नोड्स, है ना, 2 कोनिकल नोड ऐसे। तो ये समरी हो गई। तो इसमें ट्रिक याद रखना है, एक्स वाई है तो वाई जेड जेड एक्स, वाई जेड है तो जेड एक्स एक्स वाई, है ना, ये याद रहेगा। चलो अब चलते हैं थोड़ा ग्राफ पे, है ना, ग्राफ समझ लेते हैं। अब जैसे ये जो फंक्शन हमने दे रखे थे ना, इनके कारण ग्राफ बनेंगे। कौन कौन से ग्राफ बनेंगे, एक बनेगा साई, लेट्स से, है ना, साई का ग्राफ बनेगा, साई आर लेट्स से। एक बनेगा साई स्क्वायर आर, और एक बनेगा साई स्क्वायर आर 4 पाई आर स्क्वायर। इन तीन के ग्राफ बनेंगे विद रेस्पेक्ट टू आर, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू आर। समझते हैं, लेट्स से ग्राफ फॉर एस ऑर्बिटल। पहले एस ऑर्बिटल की ग्राफ समझते हैं। तो एस ऑर्बिटल में याद रखना है ना, एस ऑर्बिटल में याद रखना है आपको कि ये जो 0 के बाद जस्ट बाहर बाहर है ना, एस ऑर्बिटल कैसा है, अगर एस ऑर्बिटल को ध्यान से देखें, ये न्यूक्लियस है, इसके जस्ट बाहर ऐसा कुछ है, तो न्यूक्लियस के जस्ट बाहर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 नहीं है ना। जैसे अगर आप पी देखोगे, पी में क्या है, नहीं ये न्यूक्लियस है, इसके जस्ट बाहर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, जस्ट बाहर ना, न्यूक्लियस से जैसे ही आगे बढ़े, है ना, राइट, है ना, ऐसे डी के लिए है, लेकिन एस के लिए 0 नहीं है। तो हम यहाँ पे याद रखना है, जब भी ग्राफ अगर 0 पे 0 ना हो तो वो एस के लिए ग्राफ है। किसके लिए है, एस ऑर्बिटल के लिए ग्राफ है। तो एस ऑर्बिटल का ग्राफ कैसा आता है, एस। तो कितने लोगों को ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ पता है, ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ, ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ क्या होता है,
ठीक है, तो उसका ग्राफ ऐसा आता है। कहाँ पे जीरो होता है? इनफाइनाइट पे जीरो होता है। ठीक है, तो ये वैसा ही कुछ ग्राफ है। याद रखना है एस ऑर्बिटल के लिए कभी भी साई आर जो है वो जीरो पे जीरो नहीं होगा। ठीक है, साई आर जीरो नहीं होगा, ये याद रखना है। मतलब अगर आपका जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है ग्राफ, तो आप आंख बंद करके बोल दो एस ऑर्बिटल। ठीक है, ये कुछ मत करना, ठीक है, ये ऐसे जीरो नहीं होगा। तो अब ये साई आर हो गया 1s के लिए। साई आर 2s के लिए कैसा हो जाएगा? अब 2s में क्या है, एक नोड है। 2s में क्या है, n माइनस एल माइनस वन से देख लो, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0 माइनस 1, तो क्या आ गया 1। तो एक रेडियल नोड है, इसका मतलब है r की किसी एक वैल्यू के लिए ये साई की वैल्यू 0 होगी, मतलब ये ग्राफ इसको कट करेगा। समझ में आया? 2s के लिए है ना, 2s के लिए क्या होगा ग्राफ, ये ग्राफ इसको कहीं ना कहीं कट करेगा। क्यों? क्योंकि एक किसी भी आर की वैल्यू, कोई भी एक आर की वैल्यू के लिए ये साई आर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। उसका मतलब है ये ग्राफ इसको कट करेगा। तो कैसा ग्राफ आएगा? ऐसा। ठीक है, इसके लिए ये 0 हो गया। तो आपको देखना है कितनी जगह कट किया उतने नोड्स, है ना। ट्रिक क्या है, जितनी जगह नोड कट किया उतने नोड्स आ जाएंगे, है ना। ये साई आर वर्सेस आर का ग्राफ है। तो दो बातें याद रखनी है यहाँ पे। अगर ये 0 पे 0 नहीं है, एस ऑर्बिटल होगा। और कितनी जगह कट कर रहा है, जैसे मान लो एक ग्राफ ऐसे दे रखा है, मान लो ऐसे दे रखा है, राइट। ठीक है, तो आप देखोगे अच्छा ये 0 पे 0 नहीं है, तो मतलब ये एस ऑर्बिटल हो गया। पहली बात कंफर्म। हाउ मेनी नोडल प्लेन्स, 1 2, दो नोडल प्लेन है, तो लिख लो n माइनस एल माइनस वन इक्वल टू 2। n नहीं पता है, l पता है 0 माइनस 1 2, तो ये इधर चला जाएगा, n इक्वल टू क्या जाएगा 3। तो ये किसका ग्राफ हो गया, 3s का। समझ में आया? ऐसे ग्राफ निकाल लोगे, कोई भी ग्राफ दिया जाएगा अननोन, पाई आर की वैल्यू दे रखी होगी तो निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं साई स्क्वायर आर का। तो साई स्क्वायर आर का ग्राफ कैसा हो जाएगा, आर की वैल्यू जो भी है मतलब, ठीक है, मतलब ये एक तरह से हो गया e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ। ठीक है, ये इसका इसका ग्राफ, इसका मतलब क्या होगा, बिहेवियर सेम ही रहेगा, है ना, माइनस एक्स स्क्वायर, बट थोड़ा सा ये और स्टीप हो जाएगा इसके कंपैरिजन में, बस जल्दी गिरेगा, है ना। ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसा ऐसा थोड़ा सा 1s। 2s के लिए क्या होगा, अच्छा साई स्क्वायर आर की वैल्यू हमेशा कोई भी फंक्शन दे रखा है ना, साई आर की वैल्यू निगेटिव के लिए साई स्क्वायर आर की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। ग्राफ इसमें कैसा आएगा, ऐसा पॉजिटिव ही रहेगी। ये कट करेगा 0 होगा, फिर उसके बाद है ना, ये 2s हो गया। अगर मान लो मैं 3s, चलो एक 3s का भी यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं ना, एक और, थोड़ी जगह कम है तो मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग कर लेना। साई आर और ये 3s के लिए, तो ये कैसा है, ऐसा। ठीक है, ऐसा आता है। और यहाँ पे कैसा आएगा, आई स्क्वायर आर के साथ,
तो यहाँ पे पीक हाइट जो है वो कम होती जाएगी, ये याद रखना है ना। जैसे जैसे ई की पावर आर की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे। हाँ, दो नोडल प्लेन है, दो नोडल प्लेन नहीं है, सरफेस है, रेडियल नोड मतलब स्फेरिकल सरफेस है जिन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है। तो ऐसा आ जाएगा ये 3s। पीक हाइट will decrease, है ना। ये एक पीक ये आया, एक पीक ये आया, है ना। ठीक है, राइट, ये हो गया 3s। अब आता है एक नेक्स्ट 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर का ग्राफ विद रेस्पेक्ट टू आर। तो देखो साई स्क्वायर आर आर इक्वल टू 0 पे 0 नहीं था, है ना, ये 0 नहीं है, बट आर तो 0 है। अरे भाई ध्रुवी दे रखा होगा, ऐसे थोड़ा कोई पूछ लेता है। ग्राफ ग्राफ होता है तो एक्स और वाई एक्सिस पूछ देते हैं या नहीं देते हैं, या बस ऐसे ही ग्राफ बना के दे देते हैं और कहते हैं बताओ बताओ ये किसका है। हम्म, बेटा हाँ ना हाँ, है ना, सब बताते जाओ भाई। डाउट पूछा है तो क्लियर हो जाए तो बता भी तो दो। जैसे यहाँ देखो ना, कहाँ गया यार, अभी तो देखा था। एक मिनट, ये देखो ये वाला दे रखा है ना, 4 पाई आर स्क्वायर साइज, पाई आर को ही ये आर कैपिटल आर से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। दे रखा होगा आपको जगह पे ग्राफ, जल्दी से देख लेते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि साई स्क्वायर आर तो 0 नहीं है, आर इक्वल टू 0 पे, बट ये तो 0 है। तो 0 इंटू समथिंग इज 0, इसका मतलब क्या है, यहाँ ग्राफ 0 से ही ओरिजिनेट होगा। इस ग्राफ का पिछले वाले ग्राफ से बस यही है ना रिलेशन है कि ये 0 से ही ओरिजिनेट होगा। ये कैसे ग्राफ जाएगा, अगर ये ग्राफ ऐसा गया तो ये हो जाएगा 1s, मतलब कोई नोड नहीं है ना। बस यहाँ पे क्या देखना है कि ये कहाँ कट कर रहा है ना। यहाँ पे क्या होगा, राइट, ये 0 से स्टार्ट होगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे। यहाँ पे याद रखना है पीक हाइट विल इंक्रीज। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि आर की वैल्यू बढ़ रही है ना। आर की वैल्यू बढ़ रही है तो आर स्क्वायर बढ़ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड जो है ना इसके कारण डोमिनेट करता है। साई स्क्वायर आर के कारण कम हो रहा था, बट आर स्क्वायर के कारण बढ़ रहा है, तो ओवरऑल यहाँ पे पीक हाइट बढ़ती है। जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा उसके स्क्वायर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इसलिए पीक हाइट बढ़ती है, याद रखना। कितने नोट्स मिले यहाँ पे, ये 2s के लिए हो गया। 3s के लिए कैसा दिखेगा, ये 3s हो गया। इतनी बात क्लियर है। किसी को कोई ग्राफ नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ लें। ठीक है, ये तो केवल s ऑर्बिटल के लिए बने हैं, तो p d n f के लिए, p d f के लिए है ना बिहेवियर सेम ही आता है। तो अभी देख लेते हैं बस इतना करने के बाद।
यस यस यस। तो ये बता रहा है भाई ये लोकल मैक्सिमा आ गया मतलब। तो यहाँ पे एंटी नोड्स कितने आएंगे, 1 2 3। कितने एंटी नोड आएंगे, 3। ठीक है। हाइट इसलिए इंक्रीज हो रही है, देखो इस फंक्शन में ये क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब जैसे जैसे आर बढ़ेगा, मान लो पहले आर 5 था, फिर आर 10 हो गया, तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा आर स्क्वायर का मैग्नीट्यूड और बढ़ता जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो डोमिनेटिंग फैक्टर है वो आर स्क्वायर है फंक्शन। ऑब्वियसली साई स्क्वायर आर की वैल्यू कम हो रही है, बट इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जैसे मान लो ये 20 पहुंच गया, तो 20 का स्क्वायर 400 है ना, तो दैट्स वाई, तो हाइट बढ़ती जाएगी। समझ में आया परिणाम। देखो मैं सबसे इंश्योर करा लेता हूँ कि भाई सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप लोग मैं कितनी बार पूछता हूँ कि भाई समझ में आया, आया आया। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तुम लोग बस सुनते रहो, है ना। कई लोग तो ऐसे ही सुनते रहते हैं, फिर उसका मतलब है वो खुद एफर्ट नहीं मारना चाहते, वो नहीं सीखना चाहते। ठीक है सर, 4 पाई आर स्क्वायर के लिए 0 से स्टार्ट किया ग्राफ। यस, ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा भाई। एक दो फंक्शन है, ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 फंक्शन है, एक है 4 पाई आर स्क्वायर फंक्शन, एक है साई स्क्वायर आर फंक्शन, है ना। मतलब एक जगह ऐसा लिखा हो y इक्वल्स टू 4 पाई एक्स स्क्वायर, और फिर ये फंक्शन, लेट्स से फंक्शन को लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर से लिखा हो। दो फंक्शन हो गए ना, एक ये। अब ये वैल्यू 0 नहीं है, हम देख चुके हैं साई स्क्वायर आर 0 पे 0 नहीं होता है, बट ये 0 है। तो 0 into something is 0, so that's why it is going to start from 0. ठीक है, चलते हैं आगे। अच्छा, फॉर पी डी एंड एफ ऑर्बिटल सेम बिहेवियर है। लेट्स से ये कैसे दिखेगा, ताई आर। अगर ग्राफ 0 से यहाँ पे ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा, पीडीएफ के लिए साई आर का ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा, एस ऑर्बिटल के लिए साई आर का ग्राफ 0 से स्टार्ट नहीं होगा। ये ग्राफ ऐसा होगा, लेट्स से। ठीक है, यहाँ पे यार, अब यहाँ पे देखो नोड्स कितने हैं, रेडियल नोड 0। That means n minus L minus 1 equals to 0. That means n minus L equals to 1. अगर if L is, है ना, 1 मतलब P, if L equals to 1 तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। if L equals to 2 तो P n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, है ना। if L equals to 3 तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। ये ग्राफ किस किस का है, हेंस ये ग्राफ है 2p 3d 4f। इतना समझ में आया। ये सिमिलर ग्राफ दिखेगा, किन किन का है, 2p 3d एंड 4f। अंडरस्टूड। तो इसमें मल्टीपल क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। मान लो ये आ रहे हैं, है ना, अब ये ग्राफ ऐसे दे रखा है, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन ऐसा आते हैं। यहाँ पे ये मिल गया, ये ग्राफ किसका हो जाएगा, अब आप देख लोगे, n माइनस एल माइनस 1 इक्वल्स टू 1, n माइनस एल इक्वल्स टू 2, तो क्या आ जाएगा, वी कैन गेट 3p 4d 5f, है ना। ये इसका है, ये इसका पार्ट है, ऐसे समझ लेंगे, है ना। ये इधर है 3p 4d 5f। अंडरस्टूड। तो ये मल्टीपल में आएगा। लेट्स से एक क्वेश्चन दिखाता हूँ।
अभी मल्टीपल कॉम्प्रिहेंशन में है, नहीं मैच ऑफ द फॉलोइंग। देखो ये वाला ग्राफ है ना, ये 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर का आर का ग्राफ है। यहाँ पे देखो कितने नोड्स नोडल प्लेन है, 3 है ना, 3 है। तो हम क्या लिखेंगे, n माइनस एल माइनस वन इक्वल टू 3। n माइनस एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। अब क्या क्या हो सकता है, अगर l की वैल्यू 0 हो तो ये 4s हो सकता है, l की वैल्यू है ना 1 हो तो ये 5t हो सकता है, 6d हो सकता है, 7f हो सकता है। अब यहाँ पे मल्टीपल आंसर है 4s 6d। समझ में आया, तो ऐसे दो आंसर हो सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब यहाँ चलते हैं फिर से। तो ये साई आर का ग्राफ हो गया है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव में जाएगा। आई स्क्वायर आर का ग्राफ ऐसा हो जाएगा, ऐसे ही है ना, ऐसे जाएगा, राइट। तो ये क्या हो गया, 2p 3d एंड 4f के लिए। और अगर ऐसा ग्राफ गया, ऐसा कुछ ग्राफ गया, तो ये कितना हो जाएगा, साई स्क्वायर आर, पीक हाइट गिरनी है ना, ये याद रखना है। तो ये हो जाएगा 3p 4d 5f। अब इसके बाद है 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर का ग्राफ। तो वो भी ऐसा ही है, 0 से स्टार्ट होगा, बस यहाँ पे पीक हाइट गिर रही थी, वहां पे बढ़ेगी, बस इतना ही। तो अगर ऐसा आएगा, ठीक है, ये क्या हो गया, 2p 3d 4f। बस यहाँ पे क्या होगा, पीक हाइट बढ़ेगी, ये 3p 4d 5। ठीक है, तो अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन था अपनी उधर, मान लो ये दे रखा है, द करेक्ट फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ y एक्सिस वर्सेस फॉर 4d एटॉमिक ऑर्बिटल। 4d के लिए आप लिख लोगे n माइनस एल माइनस वन इक्वल्स टू, तो 4 माइनस एल की वैल्यू कितनी, 2 माइनस 1 1। बस कितने नोट्स होने चाहिए, 1। यहाँ कितने हैं, 2, नहीं है आंसर। यहाँ कितने हैं, ये तो गलत ही है ना, 0 पे 0 नहीं है, तो दिस इज वैसे ही रॉन्ग है। यहाँ पे कितने, 1 2 3, तो ये भी गलत है। यहाँ पे कितने, 1 आंसर। ठीक है, तो बहुत आसान है ये, इस तरह के क्वेश्चंस, बस आपको नोट्स देखने हैं, कितने नोट्स आए, राइट, बस। तो ये ग्राफ हो गए, इसमें एक दो चीजें और हैं, जैसे एक अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट बना है, ये वाला। हाँ, इस पे आएंगे थोड़ी देर पहले, देर में, पहले ये देख लेते हैं। नोट्स एट इन्फिनिटी आर नॉट नेग्लेक्टेड, मतलब ये कह रहे हैं इन्फिनिटी वाला कंसिडर कर लो। मतलब अभी तक हम जो जो लिख रहे थे, लेट्स से नोट्स, टोटल नंबर ऑफ नोट्स n माइनस वन है ना, n माइनस एल माइनस वन प्लस एल, दैट इज n माइनस वन, टोटल नंबर ऑफ नोट्स। उसमें हमें एक और काउंट कर लेना है। तो अब टोटल नंबर ऑफ नोट्स अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, n। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रेडियल एंड एंगुलर नोड ऑफ 5f ऑर्बिटल, बताओ। n की वैल्यू 5f के लिए क्या है, 5। तो बस ये आ गया आंसर, है ना। अब ये 85 पे आते हैं, एक मिनट, जस्ट होल्ड फॉर 1 सेकंड। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, ये थोड़ा सा, इसमें लिखा है डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, मतलब पोजीशन ऑफ नोड्स, एंटी नोड्स पूछ रहे हैं फॉर 3s 3p एंड 3d। तो लेट्स सी,
3s 3p और 3d के ग्राफ खींच लेते हैं, है ना। 4πr स्क्वायर साई स्क्वायर r। 3s के लिए कितने नोट्स आएंगे? 3 माइनस 0 माइनस 1 2, ठीक है। तो 2 नोट कैसे आएंगे? एक यहाँ पे आएगा, फिर एक यहाँ पे आएगा और फिर ये आएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी फॉर 3s कहाँ पे पहुंच मिलेगा? मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यहाँ पे, है ना। दिस इज r फॉर 3s। लेट्स से देखते हैं 4πr स्क्वायर साई स्क्वायर r का ग्राफ। 3p के लिए कितने हो जाएंगे नोट्स? 2। 3 माइनस 1 माइनस 1 सॉरी 1। 3p के लिए कितने हो जाएंगे? 1। 1 कैसे आएगा? r मैक्स कहाँ आएगा? यहाँ पे, है ना। दिस इज फॉर 3p एंड फॉर 3d कितना हो जाएगा? है ना, नंबर ऑफ नोड 0 हो जाएंगे वहां पे। उसका ग्राफ कैसा आएगा यार? ठीक है, यहाँ पे आएगा, राइट, और 3d। अब बताओ किसके लिए डिस्टेंस ज्यादा होगी? r मैक्स की डिस्टेंस 3s के लिए 3p से ज्यादा 3d से होगी, ठीक है। ये अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये क्यों मतलब बताया मैंने, क्योंकि जनरली लोगों को ये रहता है कि s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के क्लोज होते हैं, s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के क्लोज होते हैं। तो वो गलती क्या कर देते हैं, वो सोचते हैं कि 3s ऑर्बिटल की भी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो न्यूक्लियस के क्लोज आ जाएगी और d की बाद में आएगी, तो वो उल्टा कर देते हैं, है ना। वो ये वाला आंसर डाल देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ याद रखना है जो r मैक्स है, ठीक है, r मैक्स वो 3s के लिए यहाँ पे सबसे ज्यादा आएगा, ठीक है। मैंने कंफ्यूजन भी बता दिया और आंसर भी बता दिया, समझा दिया। किसी कोई डाउट? इसमें ठीक है। अब देखो इसमें एक और बात है, ये लगभग सब खत्म ही हो गया है। ये out of the following which is correct match for radial probability of finding electron 2s orbital, ठीक है। यहाँ पे ये a b and c है, ठीक है। और आपको बताना है कि 2s ऑर्बिटल, ये जो a ग्राफ है 2s ऑर्बिटल का मतलब कितना है? एक, है ना। 2 माइनस l माइनस 1 0 माइनस 1 एक, देखो आएगा तो सब में एक है ना, ठीक है। अब आपको बताना है कि ये a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, b किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, c किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो थोड़ा सा पीछे जाते हैं। एक क्लास में हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का फंक्शन बताया था, तो r की वैल्यू a नॉट बाई z आई थी, रिमेंबर। ये लेकिन 1s के लिए आई थी, ठीक है, याद है ये बात, है ना, 1s के लिए। तो बस सिमिलरली 2s के लिए भी कुछ फंक्शन आएगा लेकिन डिवाइड बाई z होगा, ठीक है। ये क्या बता रहा था? आर मैक्स बता रहा था। ये क्या बता रहा था? आर मैक्स। आर मैक्स मतलब जो ये आर मैक्स हो गया, ये आर मैक्स, राइट। तो बताओ z बढ़ेगा तो आर मैक्स क्या होगा? घटेगा। तो a किसको रिप्रेजेंट करेगा? लिथियम 2 प्लस को। b किसको रिप्रेजेंट करेगा? हीलियम प्लस को। c किसको रिप्रेजेंट करेगा? हाइड्रोजन को। समझ में आया? ठीक है, अब ये आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे सारे। तो यहाँ पे अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म। श्रोडिंगर अभी देखो ज्यादा समझ में आया तुम्हें, क्यों? क्योंकि तुमने क्वांटम नंबर पढ़ रखे थे। अरे भाई इसमें क्या हुआ, देखो इस क्वेश्चन में क्या है, मैंने कहा 1s के लिए ये a नॉट बाई z आता है, तो 2s के लिए भी ऐसा ही फंक्शन आएगा, कुछ मल्टीप्लाई होगा कुछ यहाँ पे, है ना, कुछ वैल्यूज आएंगी, लेकिन होगा ऐसा ही a नॉट बाई z, ठीक है, की टर्म्स में। तो z बढ़ेगा तो फिर क्या होगा? r मैक्स घटेगा,
आरमेक्स क्या है? डिस्टेंस है ना। तो जिसका जेड ज्यादा उसके लिए ये आरमेक्स वाली डिस्टेंस कम कहाँ पे आ रही है? ए के लिए। समझ आया प्रणव? ठीक है, तो ये बताओ, ये श्रोडिंगर अभी ज्यादा बेटर समझ में आया ना? अगर मैं पहले श्रोडिंगर क्वांटम नंबर नहीं पढ़ाता तो दिक्कत आती ना, कई लोगों को बड़ा डिफिकल्ट लगा, जबकि इसमें इतने इजी क्वेश्चंस हैं, देखने में डिफिकल्ट है ना। जैसे ये ग्राफ वाले हो गए, इनमें क्या देखना है? बस नोट्स देखने हैं। क्या देखना है? बस केवल नोट्स देखने हैं कि कहाँ कहाँ पे जीरो कट कर रहा है। कोई फंक्शन दे रखा है, जैसे ये वाला फंक्शन दे रखा है, ये मैं क्लास में करा चुका हूँ शायद आप लोगों की, है ना, ये वाला। तो इसमें क्या करना है? बस इस पार्ट को जीरो करना है, तो आपको पता चल जाएगा नोट्स कहाँ पे आ जाएंगे। नोट्स, राइट, जो भी सिग्मा की वैल्यू जीरो होगी उसके हिसाब से नोट्स मिल जाएंगे, देन यू कैन सॉल्व, राइट। ये कराया ना क्वेश्चन, ये वाला क्लास में 88 89। ठीक है, यस, ओके। तो बस काफी आसान है ये। तो आई थिंक ये एटॉमिक स्ट्रक्चर यहाँ पे खत्म हो गया। अभी आप एक वीक ले लो, है ना। नेक्स्ट संडे अगर अपनी क्लास होगी तो उस दिन डिस्कशन करेंगे, संडे वाली सुबह वाली क्लास में, ठीक है, पूरा जो भी बचा हुआ है। और अगर बीच में कभी डाउट क्लास भी लगेगी तो उसमें डिस्कशन करेंगे। अभी एक वीक में पूरा आपका जो भी एटॉमिक स्ट्रक्चर का जितना भी है सब खत्म करना है, ठीक है। बहुत सारी एक्सरसाइज है, इसलिए मैं एक वीक दे रहा हूँ। गेट इक्विप्ड टू जेईई मेंस एडवांस। अब मुझे लगता है कि तुम्हें पूरा चैप्टर पता है, तो कोई डिफिकल्टी आनी नहीं चाहिए। हाँ, होल बुकलेट यू हैव टू सॉल्व, यस, जितनी भी आपसे हो सकती है। मैक्सिमम कोशिश करो कि आपसे कम से कम, मतलब ये सबसे पहले तो ये है कि ये पहले खत्म कर लो, फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। फिर उसके बाद मैं बता रहा हूँ जिन लोगों ने बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये दो तो करनी है। गेट इक्विप्ड टू जेईई मेन भी कर सकते हैं, आसान होती है, ठीक है। फिर उसके बाद गेट इक्विप्ड टू जेईई एडवांस। जेईई एडवांस थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, तो जिनकी अंडरस्टैंडिंग कम है उस पर सबसे लास्ट में जाए। सबसे सबसे टफ एक्सरसाइज होती है गेट इक्विप्ड टू जेईई एडवांस, ठीक है। एक्सपर्टाइज अटेनर से, और ये दो एक्सरसाइज, ये दो दो डिफिकल्ट होती है। कॉम्प्रिहेंशन है ना, ये पूरा हटा दो, बहुत बड़ी भी होती काफी। उसके बाद एक्सपर्टाइज अटेनर, ये भी सबसे लास्ट में करनी है, दो एक्सरसाइज लास्ट में करनी है। फिर इक्विप्ड टू जेईई मेन के बाद आप आ जाओ, ये कौन सी, विंडोज टू जेईई मेन, है ना, ये भी आसान है। फिर उसके बाद आप आ जाओ विंडोज टू जेईई एडवांस। ये विंडोज टू जेईई एडवांस है, एक मिनट थोड़ा आगे, विंडोज टू जेईई एडवांस, ठीक है। फाउंडेशन बिल्डर टू एक्सरसाइज, गेट इक्विप्ड टू जेईई मेन, विंडोज टू जेईई मेन एंड विंडोज टू जेईई एडवांस। ये तो 5 एक्सरसाइज आपको मस्ट करनी ही करनी है, ठीक है। इसके अलावा भी 2 एक्सरसाइज है, तो टोटल 7 एक्सरसाइज है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, जिन लोगों ने पैरेलली करते गए थे वो उनके लिए फायदा होगा। हमेशा मेरे साथ यही आपको करना पड़ेगा कि यू हैव टू गो पैरेलली लिटिल बिट। आपको अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे कि ताकि एकदम से जब लास्ट हो तो आपका ऑलमोस्ट खत्म हो जाए, ठीक है। चलिए फिर आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। हाँ यार, ये तो है, बट क्या करें। पर ये है, लेकिन अब क्या करें, देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा दिया मैंने। सो तीसरी बार हो जाएगा ये। सर अभी आपने एक चैप्टर पढ़ा दिया तो साइड बाय साइड अभी वही सेम चैप्टर एनसीईआरटी से भी पढ़ना होता है कि मतलब नहीं चलेगा, सिर्फ मॉड्यूल से एक्सरसाइज? नहीं चलेगा, मॉड्यूल से कर लो, जहाँ पे एनसीईआरटी जरूरत होगी मैं बता दूंगा। ओके जैसे सर। पीरियोडिक टेबल में अब आएगी एनसीईआरटी जरूरत, जितने भी इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन वो हैं उनमें आती है। इसके अलावा अगर कोई एनसीईआरटी फॉलो करना चाहता है तो मैं बता देता हूँ क्या आपको उसमें फॉलो करना है। उसमें जितने भी बॉक्स में लिखे हुए हैं, है ना, एग्जाम्पल्स हैं, कुछ बॉक्स में लिखा रहता है, वो बहुत अच्छे से पढ़ना होता है
है ना, जब आप एनसीईआरटी खोलोगे तो वो कई बार एक बॉक्स में कुछ कुछ लिखते हैं, है ना, रिकॉल कर पा रहे हो ना ये बात? वैसे मैं एक खोल ही लेता हूँ, है ना, एनसीईआरटी। जैसे मान लो ये अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर है, अरे हाँ, कोई भी ग्रीन हो चाहे जैसा भी हो, तो डिपेंड करता है किस तरह की प्रिंट हो रही है। ये जैसे मान लो ये दे रखा है ग्रीन बॉक्स में, ये ऐसी इंफॉर्मेशन जो होती है ना, ये जरूर पढ़नी होती है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है ना। यहाँ पे तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इसमें एक मिनट में दिखाता हूँ, और एग्जांपल्स होंगे वहां पे आएगी। ये सॉरी नॉट ग्रीन, रेड वाला बॉक्स, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं और उनमें जितनी भी एग्जांपल्स हैं और उनमें जो नई नई बातें हैं वो इसमें रेड वाले बॉक्स में दे रखी होती है। ग्रीन वाला इंफॉर्मेशन के लिए, रेड वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट के लिए। ये सारे एग्जांपल्स आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, चले आगे। तो नेक्स्ट चैप्टर होगा अपना मोल कॉन्सेप्ट, और मोल कॉन्सेप्ट की अगर कैलकुलेशन आप लोगों की वीक है तो मैं पहले से ही बोल दे रहा हूँ कि एक कोई ऐप मैथ्स कैलकुलेशन का कोई भी ऐप डाउनलोड कर लो और थोड़ा अभी से, है ना, थोड़ा उसकी कैलकुलेशन चालू कर दो। उस पर आता है, मतलब उस पर ट्रिक भी आती है, अगर आपसे आंसर गलत आएगा तो बताएंगे कि भाई इसका ये मेथड सबसे आसान रहेगा, सबसे आसान रहेगा, तो उससे आप सीख सकते हो। तो ये सब आपको करना है, राइट। छोटी छोटी चीजें हैं हालांकि, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें ये कैलकुलेशन वाला पार्ट भी है। आई थिंक मैं बताता हूँ, रुक जाओ यार। डालो मैथ्स कैलकुलेशन, मैथ्स कैलकुलेशन गेम्स में मैट्रिक, मैट्रिक करके है ये देख लो। दिख रहा है क्या? मैट्रिक्स, ये कर लो। तो छोटी मोटी कैलकुलेशन वो बताता रहेगा कि ऐसे ऐसे, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं।